Hello, my dear students. Welcome you all at my channel Focused and Brilliant Studies. आज की मेरी वीडियो क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ के स्टूडेंट्स के साथ में है, जिसमें हम लोग इन द कंटिन्यूशन ऑफ लास्ट 3 पार्ट्स ऑन द सेम टॉपिक, आज का मेरा पार्ट 4 हम लोग करने जा रहे हैं बेटा। आज की मेरी इस वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन से 3 डिसीजंस होते हैं, जिनके बारे में हम लोग पहले ब्रीफ में हम लोग कर चुके हैं इन माय फर्स्ट वीडियो। आज उनका डिटेल्ड में विद एक्सप्लेनेशन, विद ऑल फैक्टर्स, विद ऑल मीनिंग एंड कंसेप्ट क्लियरेंस, वो हम आज इस वीडियो में करेंगे बेटा। तो 3 डिसीजंस कौन कौन से होते हैं बेटा। नंबर 1 इज द कैपिटल बजटिंग, इसका एक और नाम क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट इज द फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड इज द डिविडेंड डिसीजन। आज की हम वीडियो में इनका मीनिंग भी और इनके फैक्टर्स अफेक्टिंग भी ऐसे पढ़ेंगे कि सुनते ही याद हो जाएगा, सुनते ही याद हो जाएगा। टॉपिक थोड़ा सा लगता है कि बच्चों को पेपर में क्वेश्चन तो आना ही आना है इसके ऊपर, ये भी डेफिनेट है बेटा। तो इन फैक्टर्स को मैं आपको इस तरह से एब्रीविएशंस में याद करवाऊंगी कि आपको तुरंत लर्न हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ ऑल दीज डिसीजंस। पहला मेरा कौन सा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसका मैंने बताया एक और नाम क्या होता है आपका, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। मालूम है आपको कि हमने फाइनेंस करना है, मालूम है ना आपको, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी और मेथड। इनमें से मनी है, मैंने फंड्स, फाइनेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, ठीक है ना। अब ये जो पैसा है इसको हमने फाइनेंस करना है ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस। ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस इन्वेस्टमेंट इन द, जहाँ बात आई लॉन्ग टर्म की, मतलब फिक्स्ड एसेट्स। कौन सी होती है फिक्स्ड एसेट्स, जिनका हम यूज़ करते हैं मोर देन 1 ईयर। हर वर्ड से वर्ड निकालते जाएंगे बेटा हम लोग। फाइनेंस करना है हमने, अब हमने डिसीजन लेना है, हमने क्या निर्णय लेना है, फाइनेंस ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस, मैंने इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट्स। नाउ वी हैव टू मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल। हमने इस कैपिटल को, जो कि फिक्स्ड है, वर्किंग नहीं है, फिक्स्ड है, इसको हम अपने इसका मैनेजमेंट करना है। ये कहाँ लगी होती है, कौन सी होती है आपकी फिक्स्ड एसेट्स, मालूम है आपको, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, प्लांट एंड मशीनरी, न्यू प्रोडक्ट लाइन, न्यू ब्रांड, न्यू ब्रांच कोई खोल रहे हो, कोई न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट कर रहे हो, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, एक्सपेंशन, एक्विजिशन, मॉडर्नाइजेशन, कुछ रिप्लेसमेंट कर रहे हो, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं। दीज आर ऑल आर द फिक्स्ड एसेट्स, जहाँ पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट को करने जा रहे हैं। अब हमें चाहिए फिक्स कैपिटल, कहाँ से आएगी, क्या सोर्सेज हैं, पहले भी आप पढ़ चुके हो, फिर भी एक रिवीजन के लिए फाइनेंस करना है आपने लॉन्ग टर्म सोर्सेज के लिए। सोर्सेज है वो कौन से आते हैं आपके, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, है ना, ये सब क्या है आपके फाइनेंस थ्रू द लॉन्ग टर्म सोर्सेज। अब आगे देखते हैं कि इस डिसीजन को, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, कैपिटल बजटिंग डिसीजन को, या फिर मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, है ना। अब हमने कैसे देखना है, कैसे याद करना है बेटा। देखो मालूम है ना हमें कि हमें डिसीजन लेना है कि मानते हैं हम लोग कि हमारे बिजनेस के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, देयर आर वेरियस प्रोजेक्ट्स अवेलेबल फॉर द बिजनेस, वी आर टू इन्वेस्ट, कहाँ पैसा लगाया जाए। तो हमने क्या किया, हमने हर एक प्रोजेक्ट का एवेल्यूएशन किया, उसके प्लस एंड माइनस देखे, प्रॉस एंड कॉन्स हमने हर प्रोजेक्ट के देखे, इसमें स्ट्रेंथ है क्या, वीकनेस है क्या, अपॉर्चुनिटी है, हमने हर प्रोजेक्ट को हमने देखा, एवेल्यूएट किया। फिर देखा हमने कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कैश फ्लो निरंतर बना रहेगा। अब देखो भाई, ये कैश फ्लो क्या होता है, फ्लो मैंने इनफ्लो या फिर आउटफ्लो, किसका, कैश का आउटफ्लो। हमने डिसीजन लेना है कि हमने इस फंड्स को अपने कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। तुमने देखा कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है विच जनरेट्स कैश फ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी कैश फ्लोज कौन से होते हैं, वे कैश है ना, कैश कौन सा, मैंने कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स ओवर द लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो हमने इन अमाउंट को केयरफुली एनालाइज किया, सब अमाउंट्स को, कैश रिसीट्स को भी और कैश पेमेंट्स को भी, बिफोर टेकिंग द डिसीजन ऑफ वेयर टू इन्वेस्ट द मनी इन सम प्रोजेक्ट।
हमने इस कैश फ्लो को हमने एनालाइज करके इसको एवेल्यूएट करके कौन से सब्जेक्ट पे कैश फ्लो हो रहा है, निरंतर बना रहेगा आपका, तब हमने पैसे को इन्वेस्ट करना है। एक तो हमारा ये वाला फैक्टर हुआ। फिर नंबर 2 में आया आपका कि किस प्रोजेक्ट पे हमें रेट ऑफ रिटर्न भी एक्सपेक्टेड आगे मिलेगा, किस पे हमें रिटर्न मिलेगा। तो हमने क्या किया, मान लो 2 प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास, एक पे रिटर्न है आपका 8%, एक पे 10%। तो दिख रहा है ना भाई, इस पे हायर रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है हमको, तो यहीं पैसा लगाया जाए। तो हमने इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी हमने एवेल्यूएट किया कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे हमें रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना एक्सपेक्ट हमें होगा। सपोज कोई एक हिस्सा हमारे पास अवेलेबल ही 1 प्रोजेक्ट है, तो हमें उसी पे पैसा लगा देंगे अपना। तो हमारे पास क्या होगा, तो मीन्स अगर मोर देन 1 प्रोजेक्ट्स हैं हमें, देन वी हैव टू एनालाइज द रेट ऑफ रिटर्न वेयर द हायर रेट ऑफ रिटर्न इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, उसके बाद हमने उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। कैसे करना है, हमने देखा कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं, वंस द डिसीजन इज टेकन इट कांट बी रिवर्सिबल, इट इज़ इरिवर्सिबल डिसीजन होगा हमारा। जिस पे हमने पैसा लगा दिया, बार बार उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व इन दैट, अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व इन दैट। वो तो हमारा लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इफेक्ट करेगा। हमारे उसमें उस प्रोजेक्ट में हमारे जो पैसा लगा हुआ है उसमें अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व, लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज इन्वॉल्व, है ना, और साथ में हमें रिस्क इन्वॉल्व है पूरा उसमें। तो जो हमने डिसीजन लेना है, वंस द डिसीजन इज टेकन वी आर नॉट एबल टू चेंज दैट। अगर चेंज करते हैं देन वी हैव टू बियर द हैवी लॉसेस। तो इसलिए एट द टाइम ऑफ टेकिंग द डिसीजन वी हैव टू कंसिडर ऑल दीज 3 मेन फैक्टर्स, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, एक्सपेक्टेड उस प्रोजेक्ट पे कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। तो हमने उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया, उसको हमने उसी में हमने अपना इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को इन्वेस्ट कर दिया। राइट, दिस वॉज द लॉन्ग टर्म या कैपिटल बजटिंग डिसीजन। समझ में आ गया बेटा, रटने की जरूरत है आप नहीं ना, समझ के हमने पढ़ा तो हमें याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज द फाइनेंसिंग डिसीजन। अब हमने डिसीजन लेना है हमने फाइनेंशियल पैटर्न को देखते हुए। फाइनेंशियल पैटर्न कितने हैं, 2 ही होते हैं भाई, डेट एंड इक्विटी। जहां बात आई ना फाइनेंसिंग की, मैंने मन में रख लो कि मुझे अब कॉस्ट ऑफ फाइनेंस देखना है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस का डिसीजन लेना है मुझे अब। ठीक है ना, डेट एंड इक्विटी। डेट मालूम ही आपको लॉन्ग टर्म होते हैं, डेट लॉन्ग टर्म होते हैं ना। अब इस डेट पे कॉस्ट कितनी आ रही है, इस डेट पे कॉस्ट कितनी आ रही है, इस इक्विटी पे कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर दोनों को मैं मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ा डेट थोड़ा इक्विटी, तो कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है ना। अब इस डेट पे जब कॉस्ट तो आती है, डेट हम किससे लेंगे, हम किसी से लेंडर से लेंगे ना बेटा, लेंडर से ऑन डेट कैपिटल लिया जाएगा ना। डेट से मीन्स डेट कैपिटल, इक्विटी मीन्स इक्विटी कैपिटल। ठीक है ना। तो हमने क्या बोला कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द लेंडर्स ऑन द डेट कैपिटल फॉर अज्यूमिंग रिस्क को देखते हुए देखना हमने कि हमें रेट ऑफ रिटर्न इसमें कितना देना पड़ेगा, कितनी बेयर हम करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इक्विटी कैपिटल फॉर अज्यूमिंग रिस्क। हम जनरली मान के चलते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑलवेज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑलवेज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डेट में क्या है, लेंडर्स रिस्क है, और इक्विटी में किसका रिस्क जुड़ा हुआ है, इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क। और लेंडर्स रिस्क जो है वो लेस देन द इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क होता है। ये हमें जब हमने उधार लिया, जब हमने ऋण लिया, तो हमें ऋण पर क्या देना पड़ता है, ब्याज, और साथ में उसका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट तो उसकी कॉस्ट है। डेट पर हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, वो तो हमारा फाइनेंशियल रिस्क है फॉर द बिजनेस। इंटरेस्ट तो देना पड़ता है, वो तो ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेटरी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट हैज टू बी पेड। अगर एनी डिफॉल्ट, एनी फेल्योर, बिजनेस में गो इनटू द लिक्विडेशन। वी हैव टू पे ऑफ द इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, मूल और ब्याज दोनों हमें देने पड़ेंगे।
वेरी रिस्की फॉर द बिजनेस। लेकिन इक्विटी पे क्या होता है, डिविडेंड देना पड़ता है। डिविडेंड देते हैं हम अपने लाभ में से, प्रॉफिट में से देते हैं हम लोग, तो समहाउ इट इज रिस्क लेस फॉर द बिजनेस। ये तो ऑब्लिगेटरी है, बट डिविडेंड देना कंपनी के लिए टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स इट इज नॉट मच कंपल्शन। समझ में आया बात बेटा? जहाँ बात आई फाइनेंसिंग डिसीजन की, वहाँ फटाफट मन में ले आओ कि मुझे कॉस्ट पे ध्यान देना है। कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये लेंडर्स ऑन द डेट कैपिटल, ऑन द इक्विटी कैपिटल। राइट बेटा? समझ में आ गए सारे पॉइंट्स बेटा? नाउ आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करते हैं बेटा फैक्टर्स, फाइनेंसिंग डिसीजन को इफेक्ट करने के फैक्टर्स। सुनते ही याद हो जाएगा बेटा, ये दिस इज माई एश्योरेंस टू यू। फैक्टर्स कितने हैं? 7। फैक्टर्स कितने हैं आपके? 7। कैसे याद करें? अरे ये तो सब मैंने लिखे में सी। मैंने बताया आपको, जहाँ बात आए फाइनेंसिंग डिसीजन की, वहाँ मन में ले आओ कि मुझे कॉस्ट देखना है। कॉस्ट देखना है मैंने, मतलब मेरी टोटल कैपिटल किससे बनी हुई है, या तो डेट से या फिर इक्विटी से। ठीक है ना? तो मुझे अब इसी में ही डिसीजन लेना है। ठीक है ना? अब देखो, पहला पॉइंट मेरा कॉस्ट, दूसरा पॉइंट मेरा कॉस्ट, तीसरा कॉस्ट, फिर कॉस्ट में जुड़ा हुआ है मेरा रिस्क। उस रिस्क पे मैं करूँगी कंट्रोल। अब कैश फ्लो तो आएगा ही आएगा, हर पॉइंट में आना है वो तो। फिर आपका आया कंडीशंस ऑफ मार्केट। कितने सी हुए? अरे 7 में से 6 तो सी हो गए हमारे, और एक हमारा होगा वो तो मालूम ही है। कॉस्ट में तो मेरा रिस्क जुड़ा ही हुआ है। याद हुआ बेटा? कैसे? कॉस्ट कौन सी वाली? फिक्स ऑपरेटिंग। कॉस्ट कौन सी वाली? फ्लोटेशन। रिस्क कंट्रोल, रिस्क पे कंट्रोल करोगे ना बेटा, फिर कैश फ्लो, और फिर लास्ट में आपका आता है कंडीशंस ऑफ मार्केट। पहले मैंने बोला आपको कॉस्ट। क्या देखोगे बेटा आप? कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स, डेट और इक्विटी, कौन सा सोर्स में से आपको फाइनेंस करना, ये आपका डिसीजन लेना है। हम ये मान के चलते हैं कि जो डेट है ना वो हमारा चीपर होता है। रिस्क तो जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कॉस्ट की, तो हम ये मान के चलते हैं कि हम कम इंटरेस्ट पर भी उधार ऋण ले सकते हैं। डेट हमारा चीपर है। फिर अब क्या है? कॉस्ट कौन सी वाली? फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो कि फिक्स्ड है। कौन सी कॉस्ट फिक्स होती है आपकी? जो कि ऑफिस में, जो कि कंपनी को देनी ही पड़ेगी फर्म को, जैसे कि बिल्डिंग रेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, सैलरीज है, ये सब तो क्या है? हमारी फिक्स कॉस्ट है। अगर ये कॉस्ट हाई है, अगर ये कॉस्ट आपकी द फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई, तो हम क्या करेंगे? भाई ऑलरेडी हमें कॉस्ट तो बेयर करनी पड़ रही है, वो तो फिक्स है ही है, तो हम क्या करेंगे? डेट हम कम ले लेंगे। हमें कम लेने चाहिए, कि ऑलरेडी वी आर बेयरिंग द फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर इन सबकी कॉस्ट लेस है तो हम मोर डेट भी ले सकते हैं। राइट? आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट हमारी कौन सी वाली? फ्लोटेशन। फ्लोटेशन मैंने कॉस्ट ऑफ कमीशन, ब्रोकरेज, प्रिंटिंग हमने करवानी है ऑपरेशंस के लिए, एडवर्टाइजमेंट देनी है। जब हम शेयर्स इशू करते हैं ना, डिबेंचर इशू करते हैं, तो हमें वी हैव टू गिव द एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग हमें करवानी पड़ती है। ये सब कॉस्ट कौन सी होती हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। बेटा इन पे भी क्वेश्चन अलग से आया हुआ है। व्हाट आर फ्लोटेशन कॉस्ट, व्हाट आर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है ना? इसलिए सिर्फ इस पॉइंट में याद करोगे, वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर मान लो ये सब कॉस्ट हाई है तो क्या करोगे? अगेन सेम, तो भी हमें अपने हिसाब से सोर्स को चुनना पड़ेगा बेटा, है ना? ये तो सब कंपल्सरी है ही है। जब हम डिबेंचर इशू करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं, तो वी हैव टू अट्रैक्ट द पब्लिक फॉर द एडवर्टाइजमेंट से या उनको देने से, तो भी हमें अपने सोर्स को अपने हिसाब से ही डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको आता है रिस्क। हर सोर्स जो अपना रिस्क ही तो है ही है, मालूम है ना? डेट पे तो हमको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, वो तो ऑब्लिगेटरी है। रिस्क और इक्विटी में भी हमारा रिस्क एसोसिएट हुआ हुआ है, लेकिन इक्विटी पे हमें देना पड़ता है डिविडेंड, तो वो हमारा इतना ऑब्लिगेटरी नहीं होता, नॉट मच कंपल्सरी। तो हर सोर्स के हमने रिस्क को भी हमने कंसीडर करना है। और इस तो मालूम ही है आपको, यू हैव टू पे प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन द डेट। ठीक है? फिर आपका आता है पॉइंट कंट्रोल। कंट्रोल किसका? मैनेजमेंट का। डेट पे क्या मैनेजमेंट, डेट के ऊपर उन लेंडर्स का कंट्रोल रहता है? नो, उनको तो सिर्फ इंटरेस्ट से मतलब है अपना। आप अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट उनको देते रहोगे, देन देयर उनका कंट्रोल कोई रहता ही नहीं है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या रहता है? कंट्रोल मैक्सिमम होता है।
दे इंटरफियर इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो मैंने अभी बताया मैंने आपको कि फ्लो मैंने इनफ्लो या आउटफ्लो किसका, कैश का। अगर आपका कैश फ्लो वीक है तो आपको डेट लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। कैश फ्लो अगर वीक है, कैश फ्लो स्ट्रांग है, आप अपने आप उसमें से इंटरेस्ट दे सकते हो, तो आप डेट ले लो। वीक है अगर कैश फ्लो आपका, तो आपको डेट नहीं लेनी चाहिए, डेट से फाइनेंस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आपका आया कंडीशंस ऑफ मार्केट। कौन सी मार्केट, स्टॉक मार्केट। जो भी हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे इक्विटी वगैरह की, वो क्या है हमारी, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में अगर हमारे प्राइजेस हाई हो रहे हैं तो पीपल इन्वेस्ट इन द इक्विटी, पीपल प्रेफर टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी। अगर हमारे मार्केट डिप्रेस जा रही है, प्राइजेस गिर रहे हैं, तो हमें डेट को प्रेफर करना चाहिए। ठीक है ना। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको आगे पढ़ाऊंगी बेटा नेक्स्ट लेसन में, स्टॉक मार्केट जब हम करेंगे। तो थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ यहाँ पे आपको बेटा कि रिस्क मतलब राइज क्या होता है, बुलिश फेस। जहाँ प्राइसेस आपके राइज कर रहे हैं, बुलिश फेस उसको बोलते हैं हम लोग। जहाँ डिप्रेस हो रही हैं वहाँ होता है बियरिश फेस। ये बुल और बियर और स्टैग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियोस में बताऊंगी बेटा। अभी यहाँ पर सिर्फ हमने क्या करने हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, राइट। अब हम करते हैं बेटा आगे डिविडेंड डिसीजन। जहाँ बात आई डिविडेंड, मैं पहले भी बताती हूँ बेटा आपको, डिविडेंड को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, लाभांश, लाभ का अंश। लाभ मैंने प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। वो क्या है, अर्निंग है। वो क्या है बेटा, अर्निंग है। तो डिविडेंड में जुड़े हुए हैं आपके 10 फैक्टर्स, 10 फैक्टर्स। फिर वही बात सुनते ही याद हो गया। 10 फैक्टर्स कौन कौन से हैं भाई, मैंने भी बताया आपको कि डिविडेंड जैसे ही मन में आए तो क्या बात आनी चाहिए आपकी, अर्निंग। अर्निंग होगी ना हमारी, वो तो अर्निंग्स का अमाउंट कितना है, क्या वो अर्निंग्स स्टेबल है, क्या वो डिविडेंड स्टेबल है। किसको मिल रहा है डिविडेंड, शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस है भाई, उनको तो क्या चाहिए, डिविडेंड से ही मतलब है। क्या डिविडेंड देने के लिए कैश फ्लो है, देखो कैश फ्लो पॉइंट तो तीनों में आ चुका आपके, तीनों डिसीजंस में। फिर आपका आया जब डिविडेंड दे रहे हैं तो मतलब इतनी हमारी ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटीज। फिर आपका आया रिएक्शंस, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन, कैपिटल मार्केट का। फिर कॉन्स्ट्रेंट्स, लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्ट्रेक्चुअल। ओके यार 10 पॉइंट्स। चलो वन बाय वन अब इन सब पॉइंट्स को हम करते हैं बेटा। प्रॉफिट जो हमने कमाया आफ्टर टैक्स, उसका एक पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिविडेंड के रूप में, एक पार्ट हमने रिटेन कर लिया, जिसको हमने क्या नाम देते हैं हम लोग, सेल्फ फाइनेंसिंग। ठीक है ना। ये तो पहले आप पढ़ चुके हैं ना मैंने, रिटेन प्रॉफिट्स। तो हमने एक पार्ट जो हमने डिविडेंड में बांट रहे हैं ना, अब हमने इसका डिसीजन लेना है, इसके लिए हम डिसीजन ले रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 10 फैक्टर्स हैं। अर्निंग, 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 अमाउंट ऑफ अर्निंग कितना है, मालूम है कि डिविडेंड तो पे किया जाएगा प्रॉफिट में से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से। तो हमें अर्निंग भी देखना है कि दिस इज अ मेजर डिटर्मिनेंट फैक्टर, मेन फैक्टर है हमारा कि जो डिसाइड करता है कि कितना डिविडेंड अमाउंट का हमें दे सकते हैं। ठीक है ना। नंबर 2, अर्निंग्स स्टेबल। अगर आपकी अर्निंग्स, आपकी बिजनेस की अर्निंग्स स्टेबल हैं, नियमित रूप से स्टेबल होती रहती हैं, तो आपकी पोजीशन, यू आर इन बेटर पोजीशन टू पे द हाई रेट ऑफ डिविडेंड। नहीं स्टेबल, घटती बढ़ती रहती हैं तो बड़ा रिस्क है भाई, तो स्मॉलर डिविडेंड आप दोगे, डिसाइड करोगे, राइट बेटा। फिर आपका आता है जब अर्निंग स्टेबल होंगी तो डिविडेंड भी स्टेबल होगा। कंपनी ने अपनी एक पॉलिसी बना ली उन्होंने कि डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर उन्होंने पॉलिसी बना ली कि अर्निंग्स अगर इंक्रीज होंगी तो इंक्रीज इन द डिविडेंड। अर्निंग्स फिक्स नहीं है, स्मॉल है, तो वो क्या करते हैं, तो वो चेंज भी उसमें नहीं करते हैं। तो डिविडेंड स्टेबल मैंने डिविडेंड पर शेयर की उन्होंने पॉलिसी बनानी है। डिविडेंड कौन सा आता है, किसको देना है भैया, हमने शेयर होल्डर्स को, उनकी इक्विटी पे, उनके शेयर्स पे, वो तो उनकी रेगुलर इनकम है। जब रेगुलर इनकम होगी तो डिविडेंड दिया जाएगा तो डेफिनेटली वो कंपनी के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेंगे ना बेटा, राइट। फिर आपका आया कैश फ्लो। कैश फ्लो मैंने बताई है आपको, फ्लो ऑफ द कैश। तो अगर कैश आउटफ्लो जब डिविडेंड दे रहे हैं तो कैश जा रहा है ना कंपनी का बेटा, प्रॉफिट का आपका एक पार्ट जा रहा है ना, तो कैश आउटफ्लो हो रहा है।
तो इतना कैश आपके पास, एनफ कैश होना चाहिए हमेशा टू डिक्लेयर द डिविडेंड। आ गया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर आपकी अपॉर्चुनिटी गुड है, वेरी गुड, तो ऐसे में क्या होगा, यू कैन पे स्मॉलर डिविडेंड। मतलब अगर सपोज आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, तो इफ़ यू आर ग्रोइंग कंपनी, अगर आपकी कंपनी नॉन ग्रोथ कंपनी है तो यू कैन पे मोर डिविडेंड। हमें आगे ग्रोथ करनी ही नहीं है तो हम अपने शेयर होल्डर्स को खुश करते हैं, वी पे द हाई रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है ना? फिर आपका आया रिएक्शंस स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स देखते हैं कि डिविडेंड बढ़ रहा है, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर देम। स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, दे थिंक एज अ गुड न्यूज़ व्हेन द डिविडेंड इज राइजिंग। जब डिविडेंड राइज करेगा तो मार्केट प्राइस पर शेयर भी राइज करेगा, मार्केट प्राइस पर शेयर भी राइज करेगा ना बेटा। अगर डिविडेंड कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मार्केट प्राइस पर शेयर भी कम होगा। ठीक है? फिर आपका आया कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब क्या होता है बेटा, कि जब आप सपोज मान लीजिए कि जो कंपनीज लार्ज हैं, रिप्यूटेड हैं, बड़ी ग्रोथ वाली कंपनीज हैं, ऑलरेडी लार्ज कंपनीज हैं, रिप्यूटेड हैं, वहाँ पे क्या होगा, दे मे डिपेंड ऑन द, तो उनको अपनी रिटेन, मैंने क्या बताया था आपको कि हम प्रॉफिट का एक पार्ट देते हैं डिविडेंड, एक पार्ट हम देते हैं रिटेन करते हैं। जो कंपनी ऑलरेडी रेप्यूटेड हैं उन्हें रिटेन तो कुछ करना है नहीं है, तो वो डिविडेंड ही देती रहेंगी, है ना? तो दे पे द हायर डिविडेंड। लेकिन जो कंपनीज को अपने और पैसा इन्वेस्ट करना है, अपने को स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो रिटेन डिविडेंड वो कम देते हैं। ठीक है ना? तो उनका क्या होता है कि दे हैव अ लो एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट आपका आया कॉन्स्ट्रेंट्स, लीगल कंस्ट्रेंट्स एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। लीगल, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कुछ हमें कानून ने बताया हुआ है। कंपनीज एक्ट 2013 ने ही बताया, कुछ प्रोविजंस बता दिए जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा डिविडेंड की पॉलिसी को तय करने में। होता क्या है कि रेट ऑफ डिविडेंड जो उन्होंने डिक्लेयर करती है कंपनी, कांट एक्सीड एवरेज ऑफ द रेट्स ऑफ द डिक्लेयर्ड डिविडेंड्स बाय द कंपनी इन द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। ये कंपनी की पॉलिसी है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, ये प्रोविजंस हैं। ठीक है ना? आफ्टर डिविडेंड रिजर्व्स शुड नॉट बी लेस देन 15% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। तो लीगल रूल्स को, कंपनीज एक्ट को एवरी कंपनी हैज टू फॉलो। फिर आपका आया कॉन्ट्रेक्चुअल। मैंने ये क्या होता है बेटा आपका, कि होता क्या है कि कंपनीज एक्ट ने, जैसे मान लीजिए लोन एग्रीमेंट, जब हमने लोन लिया कॉमर्शियल बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो ऐसे में लोन एग्रीमेंट बनाया गया ना, तो डिविडेंड डज नॉट वायलेट द टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट। जो पॉलिसी है हमारी, जो पॉलिसी है बेटा, दैट डज नॉट वायलेट द टर्म्स ऑफ द लोन एग्रीमेंट। ठीक है ना? तो दिस वॉज ऑल अबाउट द 3 डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। तो सब फैक्टर्स मैंने करवा दिए बेटा आपको, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1-2 बार वीडियो सुनोगे, पीछे पीछे बोलोगे मेरे, तो आपको तुरंत लर्न हो जाएगा बेटा। ओके, टिल देन फोकस ऑन द स्टडीज एंड गुड बाय। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर बेटा।